स्वाभाविक सी बात है कि जब अपना नाम सबके सामने आ रहा है और चर्चा में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही है कि अपन किसी मुकाम पे हैं, क्योंकि नाम उन्हीं का चर्चा में आता है जो एक मुकाम पा लेते हैं। सबसे मेन चीज़ ये होती है कि मधुमक्खी पालन का मैंने ये जाना कि जैसे इसका इन्वेस्टमेंट आप करते हो, मतलब सीज़न में जब बॉक्स आप रखते हो, वैसे इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। मेन इनके लिए जो होता है फ्लोरा, फूल इनके लिए ज़रूरी। अब वो किस चीज़ के फूल है ये डिपेंड नहीं करता। लोगों को पता नहीं है कि मधुमक्खियों से अपने को कितना फ़ायदा है। जो फूल वाली फसलें होती है, सब्जियां होती है, फसलें होती है, ये बिना मधुमक्खी के कभी भी उपज अच्छी नहीं देती है। इन पे मधुमक्खियां बैठेगी तो डबल फसल होती है। इजीली हम कोई लोन की अगर बोलता है तो हम बोलते हैं कि भाई तू किसी से उधार ले ले, पर लोन के लिए मत लगा। तो मैंने बताया कि ट्रेनिंग लेकर ही इस काम को किया जा सकता है। विदाउट ट्रेनिंग इसको नहीं किया जा सकता। को एक तो इसके सीज़न के अकॉर्डिंग इनको कैसे रखना होता है कि गर्मी में इनकी देखरेख कैसे करनी होती है, बारिश में कैसे करनी होती है, सर्दी में कैसे करनी होती है। नमस्कार दोस्तों, किसान क्रांति न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त विजित आज फिर एक नई कहानी लेकर आया हूं। आज नीमच ज़िले के गांव अठाना में युवा किसान बहू से मुलाकात करेंगे। उन्होंने वीज़ा काउंसलर की जॉब छोड़कर आज वे खेती को कर रही हैं। खेती मतलब बी फार्मिंग मधुमक्खी पालन है और मधुमक्खी पालन में वे आज लाखों रुपए कमा रही हैं। और परंपरागत खेती से अलग इस खेती को कर उन्होंने जहां पैसे कमाए हैं वहीं काफ़ी नाम अर्जित किया है। आज हम मुलाकात करेंगे बहन मीनाक्षी धाकड़ से और जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने महज 3 साल में इस लाखों रुपए के बिज़नेस को खड़ा किया और वीज़ा काउंसलर की 70,000 की नौकरी को छोड़कर इस व्यवसाय को बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। बहन मीनाक्षी धाकड़, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं जानना चाहूँगा कि आपने एक इतनी अच्छी जॉब थी वीज़ा काउंसलर की, जहां दिल्ली में आप 70,000 रुपये महीना कमा रहे थे, इस छोटे से गांव अठाना में आप आ गए हैं। और आमतौर पर जो युवा लोग यह सोचते हैं कि हमें खेती नहीं करना है या इस तरह के काम नहीं करना, हम जॉब करेंगे। आप जॉब छोड़कर फिर सबसे बड़ी बात है कि बहू होकर आप इतने अच्छे तरीके से इस बिज़नेस को संभाल रही है। और आपने बहू होने के बाद इस जो उनका ख़ानदान है आपका, इसका भी नाम रोशन कर दिया। तो पहले आप ये बताइए कि आपको कैसा लगता है जब आपका नाम चर्चा में आता है? जब स्वाभाविक सी बात है कि जब अपना नाम सबके सामने आ रहा है और चर्चा में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही है कि अपन किसी मुकाम पे हैं, क्योंकि नाम उन्हीं का चर्चा में आता है जो एक मुकाम पा लेते हैं। मतलब आज कहीं ना कहीं हमने जो सोचा कि हमें ये करना है या वो करना है और कहीं ना कहीं किसी मुकाम पे पहुंचना है, तो जब उस स्टेटस पे हम पहुंच गए तो वहाँ पे जाने के बाद जब हम लोगों के जुबान पे अपना नाम होता है तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने ये जो है मधुमक्खी पालन का की शुरुआत की, तो शुरुआत किस तरह से हुई, इसकी पूरी थोड़ी सी कहानी बताइए। क्योंकि आपकी जो कहानी मैंने सुनी है कि शुरुआती दौर काफ़ी स्ट्रगल रहा और आप मतलब पैसों के लिए मोहताज थे और आज लाखों की प्रॉपर्टी आपने तैयार कर ली है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन जब आदमी दृढ़ निश्चय कर लेता है और दूसरा यदि आपके साथ ऊपर वाले का साथ है तो कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, ये आपने सबसे पहली बात ये बहुत सही बात कही है कि जब तक ऊपर वाले का साथ है तब तक सब कुछ सही होता है। शुरुआती दौर पे क्या होता है कि जब एक जिनके पास ऑलरेडी पैसा होता है कि वो अपने फैमिली बैकग्राउंड से बहुत अच्छे हैं, वो इजीली अपना सेटअप कर सकते हैं। लेकिन जब मिडिल क्लास फैमिली या गरीब व्यक्ति की बात आती है तो वहाँ पर आके टास्क ये हो जाता है कि अपने को शुरुआत कैसे करें, क्योंकि शुरुआत में सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो पैसों पर आके बात अटकती है। क्योंकि कोई सा भी अगर अपने बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो 1 लाख रुपए हो चाहे वो 10,000 रुपये हो। लेकिन मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए 10,000 रुपये भी बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो वही समस्या शुरुआत में हमारे साथ आई कि मेरी जो मायके की फैमिली है प्लस मेरे ससुराल की फैमिली है, इतने हम हाई फाई नहीं थे, मिडिल क्लास फैमिली हैं दोनों ही। तो उधर से भी सपोर्ट लगाना, थोड़ा इधर से भी सपोर्ट होना, इतना बड़ा नहीं था कि हम इतना बड़ा एम्पायर एकदम से खड़ा कर लें। शुरुआती दौर पर सबसे पहला पॉइंट आया कि फाइनेंशियली मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आई कि मेरी फैमिली मुझे आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। फैमिली बहुत अच्छी
मेरे ससुराल की कि उन्होंने भी मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने जॉब छोड़ने के बाद ये भी नहीं बोला कि आप घर बैठो, उन्होंने बोला कि आप जो करना चाहते हो वो करो अपनी इच्छा से। तो हस्बैंड ने भी पूरा सपोर्ट किया उस चीज़ के लिए। मैं जानना चाह रहा हूँ शुरुआत कैसे हुई आपकी? सर शुरुआत इसमें ये हुआ कि शुरुआती दौर पे हम बिज़नेस पर्पस कर रहे थे कि हमें कुछ ना कुछ बिज़नेस करना है, लेकिन अब सोचने वाली बात ये थी कि अगर बिज़नेस भी करना है तो कुछ ऐसा करें जिससे अपने को भी अच्छा लगे और थोड़ा यूनिक हो जाए वो चीज़। तो हमने दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने प्लान बनाया कि मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग ली जाए, अगर अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे। वहीं मैंने ट्रेनिंग करी अंता कृषि विज्ञान केंद्र से, टीसी वर्मा सर ने मुझे ट्रेनिंग दी। देन उसके बाद वहाँ पे ट्रेनिंग करने के बाद जो बी कीपर्स थे उनके पास मैं गई, जैसे सुखवीर जी सर थे, उन लोगों के पास मैंने प्रैक्टिकल किया। जब मैंने वो चीज़ें करी तब मुझे उन चीज़ों को अच्छा लगने लगा। मतलब मुझे मधुमक्खी पालन के बारे में कोई नॉलेज नहीं था क्योंकि मेरा फील्ड ही नहीं था, मेरी जॉब थी, मेरी पढ़ाई पूरी अलग थी। लेकिन जब मैं इसमें एंटर किया तब लगा कि ये बिज़नेस भी अच्छा है, इंटरेस्टिंग भी है, प्लस बेनिफिट वाला बिज़नेस है। सबसे मेन चीज़ ये होती है कि मधुमक्खी पालन का मैंने ये जाना कि जैसे इसका इन्वेस्टमेंट आप करते हो, मतलब सीज़न में जब बॉक्स आप रखते हो वैसे इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो आप मार्केट में आसानी से इसको निकाल सकते हो। तो शुरुआती दौर पे मैंने सबसे पहले इसका ट्रेनिंग लेकर इसको स्टार्ट किया। 50 बॉक्स से स्टार्ट किया था शुरुआत में, क्योंकि मेरे पास जितना इन्वेस्टमेंट था मैंने उतना किया। फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते इन्वेस्टमेंट लगा शुरुआत में मेरा इसका 3.5 लाख रुपए समथिंग मेरे लगे थे, बॉक्स विद इसकी एसेसरीज जो भी होती है, क्योंकि बॉक्स रखना ही काफ़ी नहीं होता, उसके साथ जो भी इसके इक्विपमेंट्स लगते हैं वो भी ज़रूरी होते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने जैसे तैसे, मेरे पास 3.5 लाख रुपए भी नहीं थे रियली उस टाइम पे, लेकिन जैसे तैसे मम्मी पापा ने सपोर्ट किया और इन्होंने सपोर्ट किया, तो सारी चीज़ें जैसे तैसे मैनेज की। देन उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया 50 बॉक्स से, और पहले ही साल में मेरा काफ़ी अच्छा हनी स्टॉक हो गया। मतलब मैंने 4 टन हनी मैंने 50 बॉक्स से ले लिया फर्स्ट ईयर, और उसको मार्केट में फिर हमने निकालने की सोच लिया अपने ब्रांड्स। आप एजुकेटेड है, आप एमकॉम है, आपने MBA करा, और उसके बाद दिल्ली जैसे शहर को छोड़ के एक छोटे से अठाना जैसे गांव में आकर रहना, लड़कियां इस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पाती है। तो फिर आपने कैसे क्या किया इन सब वातावरण को? सर स्टार्टिंग में मेरे साथ भी वही सेम सिचुएशन हुई। हालांकि मुझे कहीं पे भी एडजस्ट करना मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन प्रॉब्लम यही आई कि साड़ी पहनना, कभी लाइफ में साड़ी नहीं पहना, घूंघट निकालना, कभी लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई नहीं है। और फिर सेकेंड थिंग, खेती हमारे भी है, मेरे मायके में भी, लेकिन खेतों में कभी जाने का काम नहीं पड़ा। तो यहाँ पे भी हालांकि खेती में नहीं जाना पड़ा, लेकिन जब बीज में आई तो वही खेती जैसा ही काम हो गया। स्टार्टिंग में घूंघट वगैरह के लिए काफ़ी दिक्कत आई, फैमिली वाले बोलते थे कि ये सूट पहनती है, ऐसे करती है, सबसे बातचीत करती है। लेकिन जब मेरे काम को लेकर, जब मैंने काम स्टार्ट किया और अच्छा खासा धीरे धीरे काम चलने लगा, जब मेरे काम को लेकर, मेरे काम के प्रति डेडिकेशन लोगों ने देखा, जो फैमिली वालों ने देखा, तो उन्होंने फिर मुझे इस टाइप से एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। उनको कोई इशू नहीं, शुरू में ज़रूर इशू होता था कि ये ऐसे कर रही है, लड़की बहू के ऐसा काम कर रही है, सबसे बातचीत करती है, ये होता है, काफ़ी सारे इशूज़ बनते थे। लेकिन मेरी मेन चीज़ ये हुई कि मेरे जो फैमिली थी, मतलब मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड और मेरे मम्मी पापा, इन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बोला, इन्होंने पूरा सपोर्ट किया, इसलिए मैं आगे बढ़ती चली गई। एक चीज़ और, जो क्योंकि अपने जो ये वीडियो है आमतौर पे युवा ज़्यादा देखते हैं हमारे, और मैं युवा लोगों का एक सोच रहती है कि पढ़ना है और जॉब करना है। आप अच्छी जॉब छोड़ के आई हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? सर देखिए, इसमें क्या होता है कि पहली बात तो सबसे अपनी अपनी इच्छा होती है कि अपने को क्या करना है। लेकिन अब जॉब की रही बात, तो मैंने जब जो जॉब छोड़ी थी वो बिज़नेस में मैं चली गई, ठीक है, मेरा डेडिकेशन था कि मुझे ये करना है, वो करना है। लेकिन आप अभी की जो सिचुएशन, अभी जो कोरोना की जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, अगर हम प्राइवेट जॉब की बात करें, गवर्नमेंट तो चलो अपनी जगह है, वो तो आप जॉब पे नहीं भी जा रहे हो तो भी पेमेंट गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन अगर हम प्राइवेट जॉब, चाहे से बड़ी कितने लेवल की हो, लेकिन फिर भी वो अभी क्या हालात बने, सब लोगों को गांव की तरफ लौट के आना पड़ा। फिर सेकंड थिंग, अभी जो है मतलब ऑलमोस्ट 50% लोगों के पास जॉब नहीं है, जो थी वो भी चली गई है। तो फिर ऐसी जॉब का भी क्या फ़ायदा जिसमें आपका फ्यूचर ही सिक्योर ना हो। आप अपना काम करो, चाहे आप एक छोटी दुकान भी लेकर बैठ रहे हो ना, आप एक किराने की दुकान भी अगर लेके बैठो, लेकिन खुद की दुकान है, आप उसको मन मर्जी पड़े जब काम कर सकते हो, मन मर्जी पड़े जब नहीं कर सकते हो। जॉब में बाउंडेशंस होती है, प्लस अब जॉब चली गई, अब क्या कर रहे हैं, अब आप जॉब में जो चीज़ आप लिमिटेशन जो होती है, मतलब जैसे अभी मैं जो काम कर रही हूँ इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। आज मार्केट में मैं जा रही हूँ तो मार्केट में 10 तरीके की चीज़ें मुझे मिलती है। लेकिन आप जिस फील्ड में जॉब कर रहे हो आपको सिर्फ उसी का नॉलेज होगा, आप उस दायरे से बाहर नहीं जा पाएंगे कभी भी। कि आप मान लीजिए किसी कॉलिंग में जॉब कर रहे हैं तो सिर्फ आपको कॉलिंग का ही नॉलेज होगा, उसके अलावा आप अदर फील्ड में नहीं कर सकते। फिर उसको बाद में प्रॉब्लम आती है, जैसे अभी लोगों की जॉबें छूट गई है, अब उनको टास्क ये हो गया कि हम करें क्या। सही बात। सबसे मेन पॉइंट आ जाता है कि अगर हम किसी फील्ड में जाएं भी तो उसका नॉलेज
नॉलेज ही नहीं है उनको। तो जॉब अपनी जगह है, बिजनेस अपनी जगह है, काम के प्रति अपने को अवेयर होना पड़ेगा। और ख़ास करके मैं सबसे युवाओं से यही कहना चाहूँगी कि जहाँ तक हो सके अपना खुद का करें। जॉब के पीछे भागने से बेटर है अपना खुद का करें, चाहे एक दुकान लगा के बैठें लेकिन अपना करें। ये चीज़ एक और चीज़ है कि ये जो आपने शुरुआत करी तो इसको कैसे शुरू करा, मतलब कौन किसने मोटिवेट करा, क्या रहा इसमें, और शुरुआती दौर में जो मूल परेशानियाँ किस तरह की आई? ये जो था कि सबसे पहले मुझे भी इसके बारे में नॉलेज नहीं था कुछ भी। मुझे मेरे हस्बैंड जो है के धाकड़, उन्होंने हरिद्वार से पढ़ाई की थी, BNYS वो है, डॉक्टर हैं नेचुरोपैथिक में। तो उन्होंने बोला शुरुआत में कि मधुमक्खी पालन का आइडिया उन्हीं का था। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि अगर तुझे कुछ करना है, खाली नहीं बैठना है, तो तू स्टार्ट कर, मेरा तो मैं जो होगा मैं कर लूँगा, लेकिन तुझे भी कुछ करना है तो तू ये देख ले। मैं ठीक है देखते हैं। तो देखा, अच्छा लगा, किया। लेकिन शुरुआत में वही सबसे पहले तो फाइनेंशियल, फिर दूसरी बात जो फैमिली मेम्बर्स थे वो अलाउड नहीं करे, मतलब इनकी फैमिली तो अलाउड करे लेकिन बाकी जो अदर फैमिली होते हैं, समाज जो होता है वो अलाउड नहीं करे। फिर सेकंड थिंग, अपने को जैसे ये बॉक्स वगैरह लेने जाना, उस टाइम लॉकडाउन जब स्टार्ट किया ही था, लॉकडाउन लग गया तो मेरे बॉक्स कोटा फंस गए, मुझे यहाँ लाना। उस टाइम पे कलेक्टर सर ने, जितेंद्र राजे सर थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी उस टाइम पे, उन्होंने मेरे बॉक्स यहाँ पे लाए। फिर सबसे बड़ा टास्क ये आया कि हमने जो प्रोडक्शन किया है उसको मार्केट में कैसे निकालें, क्योंकि मार्केट में निकालना, एक खुद की ब्रांड निकालने में भी सर बहुत टास्क होता है। मार्केट में उतरना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करना। फिर वो हमने धीरे धीरे वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए। कहीं पैसे हमारे इनमें डूबे भी सही, क्योंकि शुरुआत में नॉलेज नहीं होती है कि कहाँ पे कितना पैसा लगता है। आज अगर कोई पूछता है कि कहाँ पे कितना लगता है तो वो मैं इजीली बता सकती हूँ, लेकिन उस टाइम पे हमारे काफ़ी नुकसान भी हुआ। इन चीज़ों का नॉलेज नहीं था, इसको कहाँ देना है, इसको कितने टाइम तक प्रिजर्व करना है, जैसे अदर प्रोडक्ट्स जो बनते हैं कैसे क्या करना है, तो काफ़ी सारे नुकसान भी हुआ। लेकिन ये था कि वो सीढ़ी चढ़ते उतरते एक मुकाम तक जैसे तैसे आ गए। बीच में जो दो लॉकडाउन लगे, उन लॉकडाउन के शुरुआती थी, हमने जैसे 2 साल पहले शुरुआत करी, पहला लॉकडाउन लग गया, फिर वापस रनिंग में गाड़ी आने लगी, फिर लॉकडाउन लग गया। फिर सबसे मेन चीज़, जिस बैंक में हमने लोन लगाया था 1 ईयर तक वो लोन उन्होंने किया नहीं है। भगाते रहे कि आपका हो जाएगा, मतलब तसल्ली देते रहे। एक चीज़ और आती है, हमेशा ये देखने में मिला मुझे, अधिकांश युवाओं को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है कि लोन के लिए काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते हैं। और सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं बनी हैं लोन के लिए, सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी भी दे रही है, लेकिन बैंकों को लेकर सरकार की कोई नीति ऐसी मुझे अभी तक नहीं लगी कि जिससे किसी युवा को इजी वे में लोन मिल जाए। सरकार को इस ओर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि लोन इजी वे में मिल जाए। बैंक के बड़े घोटाले हो जाते हैं, उनको लोन इजी वे में मिल जाता है, लेकिन एक व्यक्ति एक रोज़गार खोलने के लिए, युवा आज भी छोटे लोन के लिए भटकता रहता है। और ये परेशानी मीनाक्षी जी को भी सामना करना पड़ी, लेकिन ऊपर वाला का साथ था तो आगे। ये नहीं कहना चाहूँगी कि सभी बैंक एक जैसे होते हैं। जिस बैंक में मैंने लोन लगाया था वो अलग थे, और जिससे मेरा लोन हुआ वो मैम 20 डेज़ में मेरा लोन किया है उन्होंने। किसी चीज़ को, मतलब उन्होंने कोई सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं रखवाई है, और 20 दिन के अंदर मुझे अमाउंट हाथ में दी है। IDBI बैंक नीमच से सुनीता मैम ने, इलाहाबाद बैंक में जब लगाया था यहाँ पे जावद में, तो इन्होंने मुझे 1 ईयर तक घुमा दिया। उस टाइम पे शासन प्रशासन ठीक है, सबने हेल्प की थी मेरी, ऐसा नहीं है। मैं जिनके पास गई उन्होंने अपनी तरफ से जितना हो सके, लेकिन वो बैंक मैनेजर की गलती थी कि उन्होंने सुनी नहीं किसी की भी। पर ठीक है, वो जो दौर जो निकला वो एक सीखने को कुछ मुझे मिला कि हाँ, हमें ये परेशानियाँ भी आ सकती है। क्योंकि क्या होता है ना सर कि जब हम शुरुआत करते हैं, जब हम मिडिल क्लास से मतलब धरती से उठ के आसमान तक अगर जाना चाहते हैं, तो उस धरती और आसमान के बीच में जो चीज़ें होती है वो अपना एक एक्सपीरियंस पीरियड होता है। आज वो चीज़ें अब इजीली हम कोई लोन की अगर बोलता है तो हम बोलते हैं कि भाई तू किसी से उधार ले ले, पर लोन के लिए मतलब ये चीज़ होती है। लोन काफ़ी डिफिकल्ट होता है, मतलब इजी नहीं होता है लोन प्रोसेस का। आपकी जो एजुकेशन रही, कहाँ रही, और एजुकेशन के बाद छोटे से गांव में आकर आज आप जो कर रहे हैं उससे कहाँ तक संतुष्ट है? मेरा एजुकेशन था, अभी फ़िलहाल मेरा MCOM MBA है, तो MBA मैंने जयपुर से किया था, MCOM मेरा कोटा से था। मैं बेसिकली कोटा के पास से ही हूँ, राजस्थान की हूँ। तो उसके बाद मैंने जॉब की, सबसे पहले जयपुर जॉब की, देन उसके बाद मैंने दिल्ली जॉब की। दिल्ली मैंने 3 साल तक जॉब की, और उसके बाद जब मैं यहाँ आई, हालांकि छोटा सा गाँव है, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन अपना काम करने में मिला वो जॉब में नहीं था। क्योंकि जॉब तो जॉब ही होती है, और एक अपना खुद का बिज़नेस खुद का ही होता है कि चाहे थोड़ा कम
मिले, लेकिन इसमें ये भी नहीं है कि कम मिले। शुरुआती दौर पे बेनिफिट कम होता है, लेकिन आज जो बेनिफिट है, मतलब अगर मैं पूरा जो अपना जो भी प्रोडक्शन होता है वो अगर एक साथ बल्क में भी मार्केट में निकालती हूँ, अपनी ब्रांड से भी नहीं निकालती, तो भी मुझे प्रॉफिट लेवल है। मतलब तो कहीं से 70,000 की नौकरी छोड़ के आप दुखी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, नुकसान तो बिल्कुल हो रहा? नहीं, 70 के बिल्कुल नहीं। 50 होगा या 30,000 नुकसान होता तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आज मैं यहाँ होती। सही बात है। बिल्कुल बेनिफिट है, और अगर आगे इसको कोई करना भी चाहता है बी कीपिंग को, तो मेरा सजेशन यही है कि सबसे पहले तो इसको ट्रेनिंग लेकर करें, क्योंकि बेस्ट यही होता है और अच्छा खासा बेनिफिट वाला बिजनेस है। अच्छा, ये जो आपने शुरुआत करी थी इसकी तो शुरुआत बहुत अच्छी हुई, मतलब ये जो स्ट्रगल रहा ये होता रहा। अभी आप किस स्तर पे हैं और सालाना कितना मतलब आपका बिजनेस हो जाता है? सर देखिए, मैंने आपको भी बताया कि मैंने जानना चाहूँगा अमाउंट में। हाँ, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि 50 बॉक्स से मैंने शुरुआत की थी। 50 बॉक्स के बाद मेरे 70 बॉक्स हुए। बॉक्स बढ़ते जाते हैं अपने आप, खरीदने से पहले भी वो डिवीज़न होता है तो बढ़ते जाते हैं। 50 से 70 बॉक्स हुए, 70 से मेरे फिर 150 बॉक्स हुए, 150 से आज मेरे पास लगभग 400 बॉक्स हैं। 400 बॉक्स पे मैं काम कर रही हूँ। प्लस इसके साथ एक चीज़ ये हुई कि मैं सिर्फ हनी पे ही वर्क नहीं कर रही हूँ। हनी सिर्फ एक ये है कि हाँ, मैंने मधुमक्खी पालन किया इसलिए हनी मेन प्रोडक्ट है मेरा, लेकिन इसके साथ साथ जो हनी से जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं वो प्रोडक्ट्स भी मैं साथ में बना रही हूँ। प्लस उसके अलावा जो मसाले हो गए अपना, और कुछ मेडिकल पर्पज़ में जो ग्रीन टी हो गई है, और गुलकन हो गया है, आंवला कैंडी हो गया है, नमक वाले आंवला हो गए हैं, हल्दी मिर्च धनिया, मतलब मुझसे जो अपने गाँव के जो स्तर पर जो चीज़ें हो सकती है वो मैं कर रही हूँ। तो अब इन सबको लगा के टारगेट अगर मैं अपना पूरा मोटा मोटा आपको बताऊँ कि मतलब सिर्फ हनी का भी अगर मैं आपको बताती हूँ तो 370 बॉक्स से मेरे लगभग 10 से 12 टन, 12 मतलब 15 टन के लगभग मेरा हनी निकल जाता है। अब उस हनी को मैं अगर बल्क में भी सेल करती हूँ तो भी मेरा अच्छा खासा वो है। और अगर मैं आपकी खुद की ब्रांड से कर रही हूँ, और डेफिनेटली मैं आपकी खुद की ब्रांड से ही कर रही हूँ, तो अगर मैं ये सब चीज़ों खर्चे वगैरह निकाल के भी मानती हूँ तो भी मैं सालाना आराम से उसमें 10 लाख रुपये बचा सकती हूँ। मधुमक्खी पालन में शुरुआती दौर में और अभी भी किस तरह की परेशानी आती, मतलब पालन को लेकर के बात कर रहा हूँ, बिजनेस को लेकर नहीं, कि क्या क्या दिक्कतें प्रैक्टिकली आती हैं और ये आती रहेगी, इसको कैसे फेस करना है, मधुमक्खियों से जुड़ी कोई समस्या, बीमारी, इस तरह की थोड़ी सी। इसमें ये होता है कि मधुमक्खी पालन में सबसे पहले तो मैंने बताया कि ट्रेनिंग लेकर ही इस काम को किया जा सकता है। विदाउट ट्रेनिंग इसको नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं कि इसको एक तो इसके सीज़न के अकॉर्डिंग इनको कैसे रखना होता है, कि गर्मी में इनकी देखरेख कैसे करनी होती है, बारिश में कैसे करनी होती है, सर्दी में कैसे करनी होती है। प्लस सिर्फ ये 8 महीने शहद देती है, 4 महीने शहद नहीं देती है गर्मी के टाइम पे। लेकिन उस गर्मी के टाइम पे अगर शहद नहीं देती है तो इनका ख्याल कैसे रखा जाता है, वो चीज़ें उसको फीडिंग देकर रखा जाता है। कहीं बीमारियां भी इनमें लग जाती है तो उस बीमारी का भी अपने को ध्यान रखना होता है। फिर उसको उस बीमारी में क्या डोज देनी होती है, कौन सी दवाई देनी होती है, कैसे इनकी केयर करनी होती है। मधुमक्खी बीमार होती है? डेफिनेटली मधुमक्खियाँ बीमार होती है, क्योंकि उनमें कुछ लग जाता है, जैसे कीड़े हो जाते हैं, मोमी कीड़ा हो जाता है, प्लस उसके बाद माइट हो जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। और अभी बारिश के टाइम पे आप देखते हो कि जो ये जानवर होते हैं, अभी आपको मैं नेचुरली पिक बताऊंगी कि जो सांप वगैरह होते हैं प्लस बिच्छू वगैरह होते हैं, वो तक मधुमक्खी के बॉक्स में आके बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके पास जगह नहीं होती है। अभी बारिश में सारी चीज़ें होती है, कई बार मेरे बॉक्सों में भी सांप निकले हैं बट ठीक है, वो ध्यान रहता है तो फटाफट से हटा देते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी सारी, मतलब इसमें बिल्कुल अवेयर होके काम करना पड़ता है हर चीज़ को देखते हुए। मधुमक्खियाँ आमतौर पर हम लोग देखो, जहाँ अपना फील्ड है नहीं, लेकिन हम लोगों को एक लगता है 2 तरह की मधुमक्खी, तो वो क्या है कहानी? 2 मधुमक्खियाँ 2 तरह की नहीं होती है, मधुमक्खियाँ 3 से 4 तरीके की होती है। सबसे बड़ी वाली जो मधुमक्खी होती है, आपने देखा होगा, जो ऊपर चट्टानों पे प्लस इन पे लगी, उससे बोलते हैं एपिस डोरसेटा, जो कि अपनी लोकल भाषा में उसको भंवर माता जो बोलते हैं, उसे नहीं पाल सकते हैं, वो पालना असंभव है। ठीक है, वो होती है, उसका शहद भी काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी गाढ़ा होता है उसका शहद, उसको पालना नामुमकिन है। सेकंड जो होती है, जो मैं पाल रही हूँ, एपिस मेलिफेरा इसे बोलते हैं, इसे पाला जा सकता है। ये उससे थोड़ी छोटी होती है, वही कलर ब्राउन कलर होता है, उनका थोड़ा डार्क कलर होता है। एपिस मेलिफेरा, ये इसको पाल सकते हैं और इसका शहद अच्छा खासा क्वांटिटी में निकलता है। उससे छोटी होती है एपिस सिरेना, जो छोटी छोटी झाड़ियों में लगती है। सिरेना और इंडिका, ये 2 होती है, ये छोटी छोटी झाड़ियों में लगती है, तो इसको भी पाल सकते हैं, लेकिन इनका शहद कम मात्रा में निकलता है। मतलब पालने वाली सिर्फ ये 3 तरह की 3 प्रजाति है, और वो नहीं पाली जा सकती है, वो सिर्फ जिनको नॉलेज है वही कर सकते हैं उस चीज़ को। बाकी इसमें शहद दोनों में ही होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा शहद होता है, और ये जो झाड़ियों में जो लगती है उनमें शहद उत्पादन कम होता है।
ये झाड़ी वाली पालन नहीं होता है? पालन होता है, कई जगह ठंडे इलाकों में इनका पालन होता है, लेकिन मात्रा जैसे कहते हैं ना, अपने को बल्क क्वांटिटी में शहद चाहिए होता है। एक और चीज़ है, मधुमक्खी पालन के लिए कोई क्लाइमेट का फर्क पड़ता है? जैसे बहुत फर्क पड़ता है। खेती में रहता है कि मालवा में ये फसलें हो जाएगी, मेवाड़ में ये होगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर्टिकुलर ऐसा नहीं है। मेन इनके लिए जो होता है फ्लोरा, फूल इनके लिए ज़रूरी। अब वो किस चीज़ के फूल है ये डिपेंड नहीं करता है। अभी जैसे यहाँ पे जिस टाइम सरसों चल रही है, तो सरसों के खेतों के आसपास रख दिया तो 90% उसमें सरसों का एसेंस होगा, क्योंकि वो सरसों के फूल पे जाके बैठेगी तो शहद भी वैसा ही बन जाएगा। अजवाइन का अपने चित्तौड़ साइड पे होता है तो वहाँ पे जाके बॉक्स रख देते हैं। माइग्रेट इनको करना होता है फूलों के अकॉर्डिंग। इसमें ये नहीं होता है कि आपने सिर्फ एक खेत में रख दिया वो पर्याप्त हो गया, ये नहीं होता है। एक बॉक्स के लिए कम से कम 1 बीघा के फूल होना जरूरी है, तब जाके वो अपने को अच्छे से प्रोडक्शन दे पाएगी। एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही, जिज्ञासा है मेरी खुद की, कि मधुमक्खी का जैसे अपन ने छत्ता बना दिया तो ये वहीं जाके बैठेगी, कहीं दूसरी जगह चली नहीं जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब वापस उसी के घर पे आना है, कैसे पता चलता है? ये इनका ये होता है कि पहले तो ये सबसे जो इनका नेविगेशन जो होता है, इनका नेविगेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये सूरज के अकॉर्डिंग चलती है। ये हजारों मील दूर चली जाएंगी लेकिन फिर भी ये अपने ही घर में लौट के आएंगी, दूसरे घर पे नहीं जाएगी। पता कैसे चलता है कि नेविगेशन इनका फैमिली का, इनका खुद की अलग ही होती है। इनकी जो रानी मधुमक्खी होती है, इनमें 3 कैटेगरी होती है एक बॉक्स में। रानी मधुमक्खी होती है, प्लस एक मादा मधुमक्खी होती है, एक नर मधुमक्खी होती है। तो इसमें जो काम होता है वो सिर्फ मादाओं का होता है, नर कुछ काम नहीं करते हैं। और रानी मधुमक्खी सिर्फ ऑर्डर देती है, ऑर्डर फॉलो ये लोग करते हैं। पता कैसे चलता होगा उसमें कि रानी है? रानी अलग ही दिखती है, उसका आकार ही अलग होता है। वो पीछे का जो उसका हिस्सा होता है वो बड़ा होता है। और रानी मधुमक्खी शहद नहीं खाती है कभी भी, रॉयल जेली खाती है, बिकॉज वो रॉयल होती है। रॉयल है तो रॉयल ही खाती है, तो वो उसका आकार ही वैसा बन जाता है, अलग होते हैं वो, अलग से पहचान में आती है। वो ऑर्डर देती है और बाकी मधुमक्खियाँ काम करती हैं। इसमें सबसे खास बात ये होती है कि इनके जो काम होते हैं वो भी बटे रहते हैं। स्काउट भी अलग होगी, खाना खोजने वाली अलग होगी, गार्ड्स अलग होंगे। या इवन जैसे इस बॉक्स में अगर जाने लगते हैं तो वो गार्ड्स रोक देते हैं, वो नहीं जाने देते हैं, सिर्फ अपने बॉक्स में जाओ। अगर ज़्यादा जिद करी तो वो मार्केट पे उतर जाते हैं कि नहीं हमारे घर में नहीं आओगे आप बिल्कुल भी। जैसे होता है ना गाय भैंस भी, जैसे गाय भैंस पूरा चर के अपने ही घर में लौट के आएंगी, वैसे ही इनका होता है, कहीं पे भी चली जाएंगी। फिर दूसरी बात, अपन सोचते हैं कि ये सिर्फ दिन में 1 चक्कर लगाती, नहीं, ये दिन में पृथ्वी के 3 चक्कर लगा ले, उतने चक्कर लगाती है मधुमक्खियाँ एक दिन में। 3 चक्कर पृथ्वी के हो जाए उतने चक्कर ये आती है जाती है कंटिन्यू लगता है, कंटिन्यू 24 आवर्स मधुमक्खियाँ काम करती है। एक जो बॉक्स रहता है उसमें कितने दिन में शहद तैयार हो जाता है? सर जब सीजन होता है, जिस टाइम पे फ्लोरा अच्छा होता है और काफ़ी अच्छी मात्रा में फ्लोरा हो रहा है, तो हर 10 दिन में आप शहद निकाल सकते हो। एक बॉक्स में कितना शहद होता है? एक बॉक्स में लगभग 4 से 5 किलो शहद निकल जाता है। आपके पास अभी कितने बॉक्स हैं? 400 बॉक्स लगभग। 400 बॉक्स हैं। तो अब ये इनको आप जगह चेंज करनी पड़ती है? जगह चेंज करनी पड़ती है। तो ये कैसे क्या करते हैं? ये इसको शिफ्ट करना पड़ता है रात की टाइम पे, दिन में इसको कभी नहीं उठा सकते बॉक्स को, क्योंकि दिन में सारी मधुमक्खियाँ फील्ड में होती है। चीज़ मेरे को दिमाग में आ रही है कि आपके पास खेती नहीं है, मतलब 2 बीघे करीब समथिंग कुछ है आपके पास खेती, तो इसके लिए ज़्यादा खेत या ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं। जो किसान या जो छोटे किसान है 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा 5 बीघा खेती कर रहे हैं, क्या वो मधुमक्खी पालन कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं। पहली बात तो इसमें खेतों की ज़रूरत नहीं होती, किसी के पास खेत नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या होता है कि हम हर जगह तो खेत नहीं ले सकते जहाँ जहाँ इनको रखना होता है। सिर्फ आप जैसे ये खेत है अभी आप देख रहे हैं, ये किसी और का खेत है मान लीजिए, अब यहाँ पे फ्लोरा चल रहा है, मुझे बॉक्स यहाँ रखने हैं, तो खेत वाले से आप पूछ ले क्या मेरे बॉक्स यहाँ पे रख सकते हैं, वो रेडी है तो रख सकते हैं। एक धारणा और बनती है लोगों की कि मधुमक्खी पालन करने वाले जो लोग आते हैं और खेतों के आसपास इन बॉक्स को रखते हैं, तो ऐसा कहा जाता है, ये प्रैक्टिकली मुझे पता नहीं है, कि उससे जो फसल है उसको नुकसान पहुंचता है। जैसे सरसों की फसल है उसको मधुमक्खी नुकसान पहुंचाती है, या जो आप अजवाइन की बता रहे हैं, जो भी फूल रहते हैं उनको नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से उन खेतों की उपज के ऊपर प्रभाव पड़ता है विपरीत। ये लोगों की गलतफहमी है। अभी क्या होता है कि लोगों को पता नहीं है कि मधुमक्खियों से अपने को कितना फ़ायदा है। जो फूल वाली फसलें होती है, सब्जियां होती है, फसलें होती है, ये बिना मधुमक्खी के कभी भी उपज अच्छी नहीं देती है। इन पे मधुमक्खियाँ बैठेगी तो डबल फसल होती है। आपने बादाम का पेड़ देखा होगा, बादाम के पेड़ पे अगर मधुमक्खी नहीं बैठेगी तो बादाम कभी नहीं होगी उस पेड़ पे, चाहे आप बरसों बीत जाएंगे उस पर। लेकिन अगर मधुमक्खी ने उसमें पॉलिनेशन किया तो बादाम अच्छी खासी होगी, क्योंकि जो इनके परागण की क्रिया होती है कि एक फूल से दूसरे फूल पे बैठना, उस परागण की क्रिया से फसल की जो उपज होती है वो 2 गुनी 3 गुनी बढ़ जाती है। नुकसान नहीं होता, उसको डबल फ़ायदा होता है उल्टा। आप सब्जियों में अगर 1 बीघा में आपने सब्जियां कर रखी है, एक बॉक्स रख के देख लीजिए आप सब्जियां तोड़ते तोड़ते परेशान हो जाओगे, इतनी कैसे आ रही है। ये इनका परागण की क्रिया की वजह से होती है। अच्छा, नुकसान कभी नहीं होता है बीज से। बात तो ये तय है
कि मधुमक्खी पालन करने के लिए जो बॉक्स अपने क्षेत्र में कई लोग लगाते हैं जो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, यदि वो आपके यहाँ बॉक्स रख रहे हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा, उससे फ़ायदा ज़रूर होगा। एक और चीज़ बताइए आप मुझे कि इसमें किस तरह की बीमारियां मधुमक्खी में आती है और उनका समाधान कैसे कर सकते हैं, और क्या क्या सीज़न के हिसाब से बताता है टेम्परेचर इस समय ये, तो ये टेक्निकल चीज़ें क्या क्या हैं? देखिए, इसमें टेम्परेचर का जो रहता है कि गर्मी के टाइम पे जब बॉक्स को रखना होता है तो अपने को थोड़ी सी छाया वाली जगह अपने को देखनी पड़ती है। हालांकि टेम्परेचर ये अपना खुद मेंटेन करती है, मधुमक्खियाँ जो होती है अपने पंखों से अपना टेम्परेचर, सर्दी में होगी तो सर्दी को गर्मी में कन्वर्ट कर लेगी, गर्मी होगी तो सर्दी में कन्वर्ट कर लेंगी, अपने को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन गर्मी में थोड़ी सी छाया में ये होता है कि कभी कभी इनको कुछ बाहर खाना वगैरह नहीं मिलता तो थोड़ा सा टेम्परेचर इनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़े, इसलिए इनको छाया में रखा जाता है। बीमारियों की करें बात तो बीमारियां इनमें काफ़ी सारी होती है। माइट लगती है, रेड माइट लगती है, वाइट माइट लगती है, प्लस इसमें मोमी कीड़ा लग जाता है, काफ़ी सारी बीमारियां हो जाती है। तो, केयर करना ज़रूरी है इनकी, बिल्कुल केयर करना बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि बहुत से बी कीपर्स को लगता है कि मधुमक्खी में 10 दिन भी नहीं जाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं, कम से कम हर 3 दिन में तो उसको देखो ही सही आप बॉक्स को। कई बार क्या होता है कि जैसे ये छोटे छोटे जैसे जानवर होते हैं वो भी मधुमक्खियों को खाने लग जाते हैं, जो खाते हैं, जैसे एक हरी चिड़िया होती है, एक हरी चिड़िया, तो वो हरी चिड़िया उनको काट काट के फेंक देती है, तो वैसे भी नुकसान होने लग जाता है। माइट अगर ज़्यादा लग गई तो मधुमक्खी के पूरे बॉक्स से निपट जाते हैं, तो देखना ज़रूरी होता है। एक बॉक्स पर कितना खर्चा बैठता है, मतलब एक अनुमानित कि मैंने मान लो मैं 10 बॉक्स से शुरू करना चाह रहा हूँ तो मुझे कितना खर्चा आएगा? कि ज़रूरी है कि 50 बॉक्स से नहीं सर, देखिए मिनिमम कितने से कर सकते हैं? आप बॉक्स कितने से भी करो, आप 2 बॉक्स से करो, 5 बॉक्स से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप उसको हनी के पर्पज़ से कर रहे हो या तो अगर खेती के पर्पज़ से करो तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अगर हनी निकालने के पर्पज़ से कर रहे हो तो आप 10 बॉक्स लो या 50 बॉक्स लो, आपको इक्विपमेंट्स तो वही लेने पड़ेंगे, मशीन भी लेनी पड़ेगी आपको, उसके नाइफ वगैरह जो भी इक्विपमेंट्स में लगते हैं, टोपी वगैरह जो भी, तो वो तो आपको एक बार का इन्वेस्टमेंट लगता है। चाहे आप 400-500 बॉक्स कर लोगे तब भी वो चीज़ें तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो आप 10 बॉक्स से भी अगर स्टार्ट करो तो इस बॉक्स की जो कीमत होती है वो सीज़न के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। जब गर्मी का सीज़न आता है तो बॉक्स की कीमत कम होती है, जब सर्दी का सीज़न शुरू होता है तब बॉक्स की कीमत ज़्यादा होती है। लेकिन इसको लेने का जो सही समय होता है वो आप अगस्त सितंबर में आप लीजिए, सीज़न के टाइम। हालाँकि महंगे मिलते हैं लेकिन उस टाइम पर मधुमक्खियाँ बहुत अच्छी होती है। कहाँ से इसको खरीदा सकते हैं? जो भी बी कीपर्स जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ और मेरे अलावा जो भी मधुमक्खी पालन कर रहे हैं उनसे आप ले सकते हैं। एक मधुमक्खी की उम्र कितनी होती है, कब तक काम करते हैं? मतलब ये जो वर्कर्स जो होती है, मादा मधुमक्खी और नर मधुमक्खी जो काम करती हैं उनकी लगभग 2 महीने लगभग होती है, और जो रानी मधुमक्खी होती है वो लगभग 2 से 3 साल जीती है। कभी कभी जो स्ट्रॉन्ग होती है 4 से 5 साल भी जी जाती है। तो फिर ये इनका मतलब खुद ब खुद पैदा होते रहते हैं, जन्म खुद ब खुद नहीं होते हैं। रानी मधुमक्खी ही सिर्फ अंडे देने का काम करती है, अंडे देने का काम करती है। वो सीजन के टाइम पे पर डे के 2 से 3 हज़ार अंडे देती है पर डे, और जब फ्लोरा कम होता है तो वो मतलब अपनी फैमिली प्लानिंग भी बाहर के एनवायरनमेंट को देखते हुए करती है कि बाहर अगर खाना अच्छा है तो अच्छे अंडे देंगी और अगर कम है तो कम अंडे देंगी। आप अभी मीनाक्षी दीदी से बात हुई हमारी, ऐसा कहा जाता है कि हर व्यक्ति की सफलता में एक महिला का हाथ होता है। यहाँ एक अलग कहानी है। इन महिला की जो सक्सेस है उसमें एक आदमी का हाथ है और वो हैं इनके हस्बैंड।